तो चलिए आज से हम लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अगले लगभग 60 दिनों में, और अगर मैपिंग की क्लास को जोड़ लिया जाए तो लगभग अगले 10 दिनों तक, मतलब टोटल 70 दिनों तक हम लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस यूपीएससी के लिहाज से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी क्लास की बात करें तो मैं आपको शुरू में ही ब्रीफ कर दे रहा हूँ। 60 आवर्स एंड 60 आवर्स में 60 डेज एंड 10 डेज अगर ले लें तो हम लोग अपना टोटल हो जाएगा 70 डेज में हम लोग अपनी ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस यूपीएससी के लिहाज से कवर करेंगे, है ना। और लगभग डेली औसतन जो है ना वो 2 घंटे की क्लास होगी। तो 2 घंटे मतलब 140 घंटे में हम लोग अपने ज्योग्राफी की क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, 140 घंटे में हम लोग यूपीएससी के पैटर्न के लिहाज से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की जो क्लास है ना वो मेनली ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब हुआ कि हम लोग ज्योग्राफी के को पढ़ने के लिए जो मेजर स्टेप्स हैं पहले, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा देखिए बोर्ड पर। देखिए 4 चीजें हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हो और ज्योग्राफी उसमें पढ़ रहे हो तो ये 4 चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं वो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसका पेपर उसमें हल करने की कोशिश कीजिए। लगभग लास्ट 10 ईयर्स का आपको लास्ट 10 ईयर्स का कम से कम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या उनका पैटर्न रहा है, क्या वो टफ रहे हैं या मीडियम रहे हैं या सिंपल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिलेबस पे आपको अपना ज्योग्राफी का सिलेबस यूपीएससी का पता होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस नहीं पता है आपको तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने से पहले भी आपको सिलेबस अपना पता करना होगा। ठीक है, और जब आपका सिलेबस पता होगा तो 2 चीजें हैं सिलेबस में। पहली चीज तो आप ना सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ा है या उसको डिकोड भी किया है। अगर डिकोड नहीं किया है तो यूपीएससी का सिलेबस आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसका माइक्रो टॉपिक एनालिसिस हम लोग करते हुए चलेंगे, हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है रिसोर्स। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपका रिसोर्स क्या है, आपके पास रिसोर्स मार्केट में क्या है, हिंदी मीडियम के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो, है ना। क्या अवेलेबल है, क्या बेहतर सबसे है, वो आज हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। रिसोर्स में हमेशा आप याद रखिए, है ना, जो भी टॉपर्स रहे हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि हमेशा एक लिमिटेड रिसोर्स रखिएगा, है ना। एक बुक को एक ही बुक रखिएगा और उसके मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। अगर मल्टीपल रिविजन्स नहीं हुआ तो जो सोर्स पढ़ा हुआ है वो भी किसी काम का नहीं है। तो 10 बुक फॉलो करने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। ठीक है, 10 बार पढ़ें, ये याद रखिए। लिमिटेड रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भटकते रहेंगे, है ना। बहुत सारे फ्रंट, जैसे एक रूम में बहुत सारे डोर होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होती है कि किस डोर से बाहर निकले, तो सोचना पड़ता है। बट एक डोर होता है ना तो सोचना ही नहीं होता, हमें तो उसी से निकलना है। ठीक है, तो हमेशा आपका जो रिसोर्स हो वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए और मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। इसके अलावा हम लोग चौथी बात करेंगे वो है स्ट्रेटेजी पर। आपको अपने एग्जाम को समझना पड़ेगा, है ना, जानना पड़ेगा। जब आप उसे जान जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे। तो अगर स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है ना, तो एग्जाम निकलना मुश्किल है फ्रैंकली। और अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है, एक बात ऐसे ही समझ लीजिए, कुछ लोग हैं, ऐसा निगेटिव नहीं है किसी के लिए कि अगर कोई बहुत सालों से तैयारी कर रहा है तो कोई दिक्कत में है, फिर भी मान लीजिए आपको बहुत सारा टाइम लग रहा है, मान लीजिए 10 साल लग गया, ठीक है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? स्ट्रेटेजी में। लेकिन अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जिनका पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया, उनके साथ क्या था? अच्छा, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। तो स्ट्रेटेजी को हमेशा अच्छा करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे लास्ट 10 ईयर सिलेबस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी पर छोटे छोटे तरीके से बात करते हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे कि पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी में ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। अगर मैं इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला के अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो क्वेश्चन रहा है ना, इन्वायरमेंट जो है वो ज्योग्राफी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर हम ज्योग्राफी को और एक्सटेंड रूप से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी के अंदर कवर होता है। और अगर फिर से एक और भी चीज इसमें जोड़ देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो भी इसी का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट भी उसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट भी जुड़ेगा। तो आपको तीनों चीजों को, लेकिन अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी की अपनी क्लास कवर करेंगे, है ना, उसका सिलेबस कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन हम लोग मिला दें प्रीलिम्स एग्जाम में तो लगभग 30 क्वेश्चंस बने हैं, है ना। 25% से 30 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ, ठीक है। लगभग हर एग्जाम, मतलब पिछले 10 वर्षों में प्रीलिम्स में 25% से 30% जो वेटेज है वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मिलाकर बना है। लेकिन अगर वहीं हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें, है ना, सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें तो पिछले ही साल 2023, मतलब जो इस साल एग्जाम हुआ है, हम लोग अब जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो 2024 वाले एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं 2024, बल्कि जो 2025 में या 2026 में भी अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास है, ठीक है। तो 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम अपना प्लान बनाएं तो फिर 2023 में जो एग्जाम वो ज्योग्राफी का क्लास आया, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं वो 16 रहे हैं। मतलब अगर 2023 में देखेंगे तो 16 क्वेश्चन, 2022 में देखें तो 12 क्वेश्चन, 2021 में, ये सिर्फ मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, मैंने इन्वायरमेंट को भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 12 क्वेश्चन, 2021 में 14, 2020 में 21 और 2019 में 8, 2018 में 9, 2017 में 12, 2016 में 10 और 2015 में 14। साथ में लास्ट जो देखेंगे 2014 में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आपको पैटर्न दिख रहा है कि मैक्सिमम, मतलब कि जो मिनिमम क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के लास्ट 10 ईयर में वो 8 है और जो मैक्सिमम आया है वो है 20, ठीक है। तो मतलब 8% से लेकर 20%, मतलब 20% तक के बीच में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगले साल भी रहने वाले हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज होगा हमें उसके लिए उतनी ही अच्छी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि पिछले 10 वर्षों में 8 से 20 क्वेश्चन के बीच में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग जब अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहे हैं हम उसको भी साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ प्री के क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, है ना। मेंस में भी हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, पिछले 10 वर्षों का नहीं, लेकिन मैं औसतन आपको बता दे रहा हूं कि जो मेंस है ना, मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट हैं। मैं हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में जो है ना वो कई सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री में मतलब आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री के ये सब्जेक्ट हैं। फिर इंडियन सोसाइटी है और इसके बाद है आपका जियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफी का जो पोर्शन है, अगर हम मान लें कि जीएस 1 में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से लगभग 9 या 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी से रहने वाले हैं। तो मतलब 250 नंबर का जो जीएस फर्स्ट होने वाला है होगा, उसमें से 125 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योग्राफी दे देगा, ठीक है। तो मतलब 125 नंबर अगर सिर्फ अकेला एक सब्जेक्ट दे रहा है तो आपको इसके लिए एक अच्छी रणनीति और एक इसकी अच्छी समझ आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये रहा मेंस का, प्री का। आपको बाकी चीजें जैसे कि यूपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसके अलावा प्री में 2 पेपर होते हैं, सीसेट जीएस का, और इसके अलावा
यूपी मेंस में 9 पेपर होते हैं, तो इन सब चीजों की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से रखनी होगी, है ना। हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग क्लास होती है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग अभी अपने मतलब की चीजें जो हैं उस पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग फिर सेकंड जो टॉपिक था हमारा डिस्कशन का वो है सिलेबस। अगर हम लोग यूपीएससी के प्री और मेंस, एक और भी चीज मैं ब्रीफ कर दूं आप लोगों को कि कभी भी यूपीएससी की तैयारी प्री और मेंस अलग अलग नहीं करिएगा, है ना। हमेशा दोनों की साथ स्टडी होती है, खास तौर पे मेंस की ही होती है ना। मेंस जो है वही सिर्फ आपको पढ़ना है, आप प्री में मत उलझिएगा। प्री पढ़ने का जो टाइम है वो लगभग एग्जाम से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले ही शुरू करिएगा। उससे पहले तक आपको सिर्फ मेंस की ही तैयारी करनी है। मेंस में जो भी सिलेबस दिया गया है उसको माइक्रो टॉपिक एनालिसिस करिएगा उसका, और उसके बाद ही पढ़िएगा, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम में ऐसा है कि सिलेबस आपको प्री और मेंस दोनों का दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मेंस का ही फॉलो करना है, प्री का भी नहीं फॉलो करना है। जब एग्जाम नजदीक आएगा तभी आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिया हुआ है ज्योग्राफी का वो सिंपल सा है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, दो चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है, दो वर्ड्स पे। यहाँ पे बात कर रहा है क्या, भारत और विश्व, भारत और विश्व का भूगोल। तो मतलब आपको इंडिया का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, इंडिया का क्या है प्राकृतिक, फिजिकल, है ना, पहाड़ नदी पर्वत ये सब चीजों के बारे में। इसके अलावा आपको यहाँ का सोशल फैक्टर, है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन डायनेमिक्स कैसी है, पॉपुलेशन ग्रोथ या इन सब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहे हैं ज्योग्राफी में उन सब के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक रिसोर्सेज वगैरह के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये प्री का सिलेबस है। अभी आप इसमें से कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर यूपीएससी इतना कह के छोड़ रहा है और पूछ कुछ और भी रहा है, मतलब बहुत डिटेल में पूछ रहा है, तो आप इतने सिलेबस से तो नहीं समझ सकते, ठीक है। और कभी भी कोशिश भी मत करिएगा कि सिर्फ इतना सिलेबस पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स में बैठ जाओगे, तो बहुत बड़ी गलती है। वही हाल है ना कि युद्ध के मैदान में उतर गए लेकिन सर्कस में तो तीर है ही नहीं, है ना। तो वही है कि आप इतने से तो नहीं समझ सकेंगे। फिर आइए चलिए मेंस के सिलेबस को एक बार हम ध्यान से देखते हैं। मेंस का जो सिलेबस है ना वो प्री के सिलेबस को और थोड़ा सा बढ़ा दिया है यूपीएससी ने, ठीक है। यहाँ पर जो है ना विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं थोड़ा सा और डिटेल में यूपीएससी ने दिया है। क्या, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। यहाँ पे मैं पूरा पढ़ भी दूंगा ना, फिर भी आप कुछ ही चीजें समझ पाएंगे। आप लोग गूगल करिएगा या मार्केट में आपको यूपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा। हमेशा अपनी डेस्क सामने जो है जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी आपकी वॉल हो सामने, वहां पे हमेशा अपना सिलेबस लगा के रखिएगा जो यूपीएससी ने दे रखा है। और अपने नोट्स में जो आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए, हर टॉपिक, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है उन सब का माइक्रो डिटेलिंग टॉपिक्स जो हम लोग आगे लिखेंगे भी, मैं बताऊंगा पूरा का पूरा आपको, तो वो आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तरीका, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। बिना रास्ते के आप इधर उधर घूमेंगे, पता नहीं दिल्ली पहुंचे कि ना पहुंचे, ये भी है, हो सकता है तुक्के में पहुंचे, लेकिन वो किसी किसी के साथ होता है, लेकिन आप घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना सिलेबस अपने टेबल पर अपने वॉल पे रखना होगा। मैंने दो चीजें बताई, वो है अगर जो यूपीएससी ने दे रखा है वो आपके वॉल पे होना चाहिए और आपकी टेबल पर हमेशा यूपीएससी का सिलेबस हो माइक्रो डिटेलिंग में, ठीक है। तो इसको मैं पूरा पढ़ भी दूंगा फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं जब अपनी क्लास आगे जब बढ़ाऊंगा तो फिर ऐसे साधारण शब्दों में ज्योग्राफी के सिलेबस को मैं आपको डिफाइन करता चलूंगा, है ना। अभी मैं आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साधारण शब्दों में देखेंगे तो हमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे विश्व के भूगोल में हमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पढ़ना है। विश्व का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। अब हमें
भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है, जहां से प्री और मेंस में लगातार क्वेश्चंस बने हैं ना, वो ये सेगमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग छोड़ेंगे, है ना, वो भी आगे देखते हैं हम लोग फिलहाल। तो हमेशा जब भी माइक्रो डिटेलिंग का मतलब हो ना, जब आप अपने टेबल पर बनाएंगे तो ऐसे ही बॉक्स बनाइएगा, और जब आप जनरल ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा तो उसमें ऐसे मार्क कर लीजिएगा, उसमें ऐसे मार्क करिएगा कि ये टॉपिक पढ़ लिया, है ना। देखिए होता क्या है ना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये मान लीजिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा है आपके हाथ के बाहर की बात है, ऐसा भी नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और लगभग अगले 2 सालों तक, 1.5 सालों तक लगातार स्टडी करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, तो यूपीएससी आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जहां भी आपने लापरवाही की, जिस भी सब्जेक्ट में की, वो हमेशा ही आपका वीक रह जाएगा। तो इसलिए कभी भी शुरुआत में ये मत सोचिएगा कि चलिए क्लास में ये टॉपिक हम अभी थोड़ा कम समझ में आया है तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, और अगर आप पीछे जो छोड़ रहे हैं उसमें उलझेंगे, उसमें उलझने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आज में ही इतनी उलझन रहेगी। तो हमेशा ऐसे बॉक्स बनाइएगा और उसमें ऐसे टिक करते हुए चलेगा कि ये पढ़ लिया है हमने, ठीक है। तो हम भौतिक भूगोल में सामान्य भूगोल मतलब जनरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान ओशियोनोग्राफी, एंड जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। अभी जो आप सिलेबस यूपीएससी ने दिया है ना, आप उसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे तो बहुत अंतर है ना। लेकिन जो उसमें उन्होंने बताया है यूपीएससी ने, उसका मतलब यही है कि आपको ये पढ़ के जाना होगा, यूपीएससी की डिमांड यहीं से है, ठीक है। अब हम जब हम अपनी क्लास करेंगे ना, जब हम अपनी क्लास करेंगे तो जब सामान्य भूगोल, तो सामान्य भूगोल में क्या क्या होगा ये हम पहले ही अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होगा। भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ना होगा, वो सारे डिटेल्स जो टॉपिक हैं डिटेल में आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान, उसमें क्या होगा हम आपको पहले ही बता देंगे। जलवायु विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, ये चीजें आपको पहले से ही पता रहेंगी, ताकि आप अगर कहीं से पहले भी क्लास के पढ़ना चाहें, जैसे कोई रिसोर्स है, बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से आप पढ़ने के बाद क्लास कर सकते हैं। वैसे मेरा तो सजेशन यही है कि जो भी रिसोर्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको क्लास के पहले ही, जैसे कि अगर मैं आपको जनरल ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं तो आप अपनी क्लास से पहले ही उसको एक बार घर से रिवीजन करके आइएगा। समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये विश्वास रखिएगा कि जब आप क्लास में होंगे ना तो बहुत अच्छे से कनेक्शन बन सकेगा, है ना। उसमें मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी अपनी हो जाएगी, ताकि जब आप घर पे जाएं तो जो आप बुक पढ़ रहे होंगे और उसमें समझ में नहीं आया होगा वो क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्लास में अगर कुछ मिस होता है तो आपको बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं भौतिक भूगोल, मतलब ये किसका है भौतिक भूगोल, ये हमने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वर्ड का है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे मानव भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, तो जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एंड आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हमें पढ़ना है। बहुत सिंपल सा है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक से आप पहले ही अवेयर होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी चीजों से अवेयर नहीं होंगे आप, है ना। आप नदियां जानते होंगे, आप पहाड़ों के नाम जानते होंगे, घूमने गए होंगे तो वहां बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे, है ना। बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनके नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं, है ना। तो जैसे कि हिमालय में अभी बाढ़ आई है ना, वहाँ बहुत सारी नदियों के नाम आपने जाना, पहाड़ों के नाम जाने। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पहाड़ नदी पर्वत हैं इन सब चीज़ों से आप पहले ही अवेयर होंगे, तो इसमें हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर आइए भारत का भूगोल देखते हैं, इसमें भी वही चीज है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, क्योंकि यूपीएससी ने दोनों के बारे में बोल रखा था कि भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल में देखेंगे, अगर भारत के बारे में देखेंगे तो हम लोग उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्थलाकृति के बारे में, उसके अपवाह तंत्र के बारे में और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको जब क्लास चलेगी कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, पेशेंस रखिएगा। आप 140 घंटे के बाद लगातार जो ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, है ना, मतलब 60 से 70 दिनों के बाद आप ज्योग्राफी के बारे में आपकी इतनी समझ होगी कि आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाने की स्थिति में होंगे, है ना।
अब ये रिसोर्सेज पे बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। सबसे पहला जो फंडामेंटल है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास करने जा रहे हैं, तो क्लास करने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़कर ही क्लास में बैठना चाहिए। होता क्या है कि क्लास कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। जब आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ चुके होंगे तो बहुत सारे फंडामेंटल जो डायनेमिक्स होते हैं ना यूपीएससी के सिलेबस के, वो आप पहले ही कवर कर चुके होते हैं। उसमें पूरा कुछ समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप फैमिलियर हो जाते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि आप क्लास करेंगे वहां पे ही सारी चीजें समझ में आएंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग ना यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों का मतलब ये नहीं कि हमें ज्योग्राफी पूरे तरीके से आ जानी चाहिए। हम जब यहाँ से क्लास से बाहर निकले तो ऐसा नहीं कि हम ज्योग्राफी के मतलब जियोलॉजिस्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है हमारा मकसद। हमारा मकसद है कि यूपीएससी के प्री और मेंस में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बस वो सॉल्व हो। इसके अलावा ज्योग्राफी से हमारा कोई मतलब नहीं है ना। और मैं अभी बता दूं कि अप्लाई तो करना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपली बोल दिया कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग पे हमेशा रहेगा। तो एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे क्या है ना, ये वेबसाइट दी हुई है। आप एनसीईआरटी अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो एनसीईआरटी जो है वो आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप गूगल भी करेंगे ना, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप वहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बहुत ही फंडामेंटल है। आपको न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन दोनों पढ़ना है। आपको जो न्यू एडिशन है उसमें क्लास 6 से 12th तक पढ़ना है, और जो ओल्ड एडिशन है ना वो आपको क्लास 11th का ही पढ़ना है। भूगोल के सिद्धांत, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी ये है बुक वो, है ना। क्योंकि क्या है ना कि बहुत अलग अलग तरीके से मार्केट में मिलती हैं बुक्स। तो आपको ओल्ड एडिशन जो है ना ऐसा मिलेगा मार्केट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं लेंगे, है ना। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छा फैक्ट वगैरह और बहुत अच्छे से समझाया गया हुआ है। तो आप जब भी मार्केट में जाएंगे ना, बोलेंगे ओल्ड एडिशन चाहिए ज्योग्राफी की, तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एक है सर्टिफिकेट फिजिक्स फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑक्सफोर्ड बाय जीसी लियोन, ठीक है, लियोन। ये चीजें, ये जो बुक है ना वो इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी को हिंदी में चाहिए होगा, वैसे तो हम लोग जो क्लास में नोट्स या फिर मैं जो भी डिक्टेट करूंगा उन सब में इन सब को मिलाकर आपका कंपाइलेशन किया गया है। तो अगर आप इन सब चीजों को पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए भी अगर आप अपना नोट्स फॉलो कर लेते हैं, तो आप इन सब चीजों को भी रिवाइज कर सकते हैं साथ में, है ना। उसी में कंपाइलेशन किया गया है। तो वैसे तो नोट्स के बारे में और ब्रीफ करूंगा, लेकिन हिंदी में इस बुक को जब क्लास खत्म हो रही होगी तब हिंदी में आपकी वेबसाइट पर या भी जो आपकी क्लास पे जो अवेलेबल हो सकता है नोट बॉक्स में, वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में ये बुक आपको क्लास खत्म होते होते आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इंग्लिश में ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं, ठीक है। इसके अलावा हैंडआउट्स, आपको जो क्लास में पीडीएफ के रूप में सॉफ्ट कॉपी में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो नोट्स आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं, और क्लास करते समय आप अपना एक पर्टिकुलर नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। फिलहाल तो नोट्स में सब कुछ रहेगा, लेकिन आप अपना एक अलग से जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। वैसे तो मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से जो भी आप डायग्राम या कुछ भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्योंकि जब पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो डिक्टेट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, और वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग होता है। फिर भी अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे, है ना, अगर कुछ ज़्यादा मेजोरिटी आती है लिखवाने की, तो मैं वो भी कर दूंगा, लिखवा भी दूंगा, डिक्टेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हैंडआउट्स पे। हो गया इंडियन ज्योग्राफी बाई डी.आर. खुल्लर, ये बुक आती है। इसके अलावा आप एक बुक और भी ले सकते हैं, है ना, माजिद हुसैन की। माजिद हुसैन की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको इतने डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत कमजोर है तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जीएस
मेंस में और प्री में भी बहुत हेल्प कर देगा। कॉन्सेप्चुअल, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। तो एक रेफरेंस के तौर पर जब समझ में नहीं आए तब लीजिएगा, पहले मत लीजिएगा, क्योंकि प्राइस भी इनका अच्छा खासा है, लगभग 500 के आसपास मार्केट में मिलता है। इतनी मोटी बुक होगी कूलर की, तो वो सब लेने का कोई मतलब नहीं है, सजाने के लिए हो जाएगा, अगर पढ़ना होगा तभी लीजिएगा। इसके अलावा आपको हमेशा ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको अपना एक एटलस रखना पड़ेगा, जो सबसे साइंटिफिक या थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से मिल जाता है, वो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। बहुत सारे मार्केट में एटलस हैं, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग यही फॉलो करेंगे आगे चल के, है ना, तो अपनी टेबल पर हमेशा जब भी ज्योग्राफी पढ़ें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस हमेशा रखें। ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज रहे, इन पर आपको काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास से पहले ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। अगर मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक आपको रेफरेंस के तौर पर खुल्लर की बुक का देना है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी में पहले ही या तो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आप अगले दिन यहाँ से ये पढ़ के जरूर आइएगा, ताकि क्लास और अच्छे से आप भी शामिल हो सकें और मैं भी हो सकूं। ठीक है, तो ये रहे हमारे रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी को लेकर, है ना, स्ट्रेटेजी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ऐसे टॉपिक्स हैं। मतलब स्ट्रेटेजी अगर हम ऊपर के 3 जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, हमारा जो सिलेबस है, और इसके अलावा जो है हमारा रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें और अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करें, पहली चीज़ तो मैं आपको और ब्रीफ कर दूं कि मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है ना, और मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, बट आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं तब तक जो है आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। और हाँ, मैं जब भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया, भूकंप पढ़ाया, तो फिर आपको उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, आपको लिखना होगा खुद से। और इसके अलावा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी हो सकता है कि डेली ना हो पाए, लेकिन हम लोग वीकेंड पे कर सकते हैं। वीकेंड पे एक दिन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी रहे हैं उस टॉपिक के, उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, फिलहाल अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, है ना, प्रीलिम्स की बात करें तो 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की जो प्रकृति रही है ना, वो 4 तरीकों से रही है। पहला जो है वो सूचनात्मक आधारित, सूचना आधारित होगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इंडिया जो है ना, वो कितने देशों के साथ, कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको बताना है। ये फैक्ट हो गया, है ना, 7 कंट्रीज हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल बेस्ड, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना, या फिर संवहन धारा का सिद्धांत, ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, या आइलैंड्स कैसे बनते हैं, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो फंडामेंटल बेस्ड में जाएगा, और आपको फंडामेंटल तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए प्लेट विवर्तनिकी हो गया ना, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, इन सब थ्योरीज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर समसामयिक आधारित, करंट अफेयर बेस्ड, है ना, मान लीजिए कि अभी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थन इंडिया में बाढ़ आई है, तो किस नदी में आई है, उस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां कौन सी हैं, इस तरीके से आपको करंट अफेयर है। तो वो बहुत पुराना ही, जैसे कि नदियां कोई नई नहीं है, लेकिन अगर किसी नदी की वजह से ह्यूमन जो भी सिटीज रही हैं, अगर वो बाधित हुई, एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है, या किसी भी तरीके से कुछ भी हो रहा है, उस नदी की वजह से, उस पहाड़ की वजह से कोई इंसिडेंट हुआ, तो हमें वो पर पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए रॉकी एंडीज है, रॉकी और एंडीज साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में हिमालय वो पहाड़ है ये, तो अगर वहां पे कोई एक्टिविटीज ऐसी हुई जो बहुत हाईलाइटेड रहा, बहुत न्यूज में रहा, तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा कि रॉकी एंडीज कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई है, या उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मानचित्र आधारित,
मानचित्र आधारित प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन और आपको सारा फोकस इस पे नहीं करना है ना, लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चंस आते हैं वो मानचित्र आधारित आते हैं, आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकांश, मैंने बोला ना कि अधिकांश, हो सकता है कि 50%, हो सकता है 40%, हो सकता है 30%, रेशियो कभी भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है। तो आपको अपना मानचित्र जो है ना वो अच्छे से तैयार करना होगा। हम लोग लास्ट जो 10 डेज होंगे ना, लगभग 20 घंटे की जो क्लास है वो हम लोग ज्योग्राफी के मैप को देंगे, वर्ल्ड के मैप को और इंडिया के मैप दोनों को देंगे। और इसके साथ ही आप इन चारों के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करिए। आपको एक बात और, अगर आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो सिर्फ पूरे 24 घंटे में वही सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़िएगा, उसके ही रिसोर्सेज देखिएगा। उसके अलावा आपको सिर्फ मतलब उस 24 घंटे में आपको कोई फ्रेश क्लास है, एक मिनट, है ना, कोई क्लास अगर आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है ना, रिवीजन, क्लास और रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। हो सकता है क्लास रिवीजन के अलावा आपको रिसोर्सेज जो भी बुक वगैरह पढ़ना हो वो हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी ये मत सोचिएगा कि यार बोर हो गए दिन भर ज्योग्राफी पढ़ के, चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले ज्योग्राफी और फिर से अगर आप सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, आप कोई और सब्जेक्ट उठा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं साथ में, 2 से ज्यादा किसी भी हाल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जब तक कि आप बिल्कुल कमांड की स्थिति में ना हो कि आपने नोट्स देखा, हाँ ठीक है याद है, तो ऐसा जब तक ना हो जाए तब तक नहीं। रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए 2 तरीके हैं। एक बात तो ये है ना कि पढ़ के समझना, है ना, खूब उसको पढ़ डालिए फिर समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि आपको ऐसे ना समझ में आए, तो हो सकता है आप पहली ही बार में समझ जाएं, और उसको सही ढंग से याद करने के लिए आपको मेमोराइज करने के लिए आपको जरूरत हो, तो आप उसको मेमोराइज करिएगा। तो मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो भी क्लास में बताया जाए, जो भी टॉपिक हो ना, जो भी नोट्स हो, उसको कम से कम 15 टाइम्स, है ना, 15 टाइम्स जो है आप उसको मुंह जबानी आपको पढ़ना है। और 15 टाइम्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आप मेमोराइज कर लेंगे अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट को आप याद करके रखेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो बीती हुई क्लासेस होंगी आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, बिना रिवीजन के क्लास में नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में नहीं बैठना है, बल्कि रिवीजन करके आना है, मेरा ये मतलब है। तो आपको रिवीजन ऐसे करना है। एक बात और कि जैसे ही आपकी 1 वीक की क्लास हो गई तो आप उस 1 हफ्ते का, एक और तरीका है इसका, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। पहले दिन की क्लास हुई, आप पहले दिन का रिवीजन कीजिए, और दूसरे दिन क्लास में आने से पहले पहले दिन का पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए उंगलियों पर। दूसरे दिन जब आपकी क्लास हो जाए तो आप पहले दिन का पहले रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद में आप सेकेंड डे का भी रिवीजन वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले दिन का किया, ठीक है। फिर जब आपकी तीसरे दिन की क्लास होगी तो आप पहले दिन और दूसरे दिन दोनों का रिवीजन करेंगे, फिर तीसरे दिन की क्लास को अच्छे से मेमोराइज करेंगे। ऐसे ही लगातार, जब भी पीछे पहले आप क्लास करने के बाद पहले आप पीछे का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद जो आज क्लास में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप लगभग 1 महीने तक करिएगा। 1 महीने बाद आप फिर उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करिएगा कि 1 महीना हो गया, अब मेमोराइज हो गया होगा, तो अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। फिर फ्रेश आप डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड ऐसे करिएगा, तो आपका रिवीजन खूब अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा रिवीजन का कोई और तरीका नहीं है पढ़ने के अलावा। खूब मेमोराइज करिए, जितना मेमोराइज करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही, क्लास के अलावा रिवीजन और रिसोर्सेज, है ना। किसी भी एक बुक को, जैसे एनसीईआरटी है तो ये नहीं कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ी और रख दिया, बल्कि उसको जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप पढ़ सकेंगे उतना ही जो है ना आपके लिए लाभदायक होगा। एग्जाम में उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही, हमें यहाँ तक चीज़ों को समझना था। ये रहा हमारा ओरिएंटेशन क्लास, और इसके साथ हमने ये जाना कि ज्योग्राफी के बारे में हमारी समझ क्या हो, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर हो या सिलेबस को लेकर हो
या फिर आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, और इसके अलावा स्ट्रेटेजी को लेकर। ये 4 चीजें आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं यहां से, है ना। हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी। ये हमारा पहला टॉपिक होगा और हम लोग यहां से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट ऐसे ही, मतलब आप अपना नोट्स वगैरह ओपन कर लें और फिर उसके बाद हम आप लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जनरल ज्योग्राफी में 3 टॉपिक्स ही हैं, उसको आपको पढ़ना है। पहला है पृथ्वी की आकृतियां, पृथ्वी की आकृति क्या है, कैसे है, कैसे बन रहा है, कैसे बनी है अभी तक की आकृति जो पृथ्वी की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पृथ्वी की गतियां, मोशंस क्या हैं, कितने तरीके से पृथ्वी मूव करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा अक्षांश और देशांतर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए प्रीलिम्स में और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर। ठीक है, पृथ्वी की आकृतियों के बारे में अगर हम देखें तो आपको आपके सामने एक इमेज होगी, है ना। जैसा कि प्राचीन इतिहास में जब ज्योग्राफी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, तब लोग ऐसा मानते थे कि जो अर्थ है ना, उसका शेप जो है वो समतल है ना। समतल मतलब क्या हुआ कि एकदम प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीता और 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व, है ना, 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व का मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे क्या होगा, है ना। आज से लगभग 2000 साल, आज कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, और इससे पहले जाएंगे 2023 पहले और प्लस 600 साल पहले, तो इसको बोलेंगे मतलब यहां तक, है ना। हिस्ट्री में आप लोग ये डेटिंग वगैरह पढ़ेंगे कि यहाँ डेट्स क्या होती हैं, ये कैसे आया आफ्टर, मतलब कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ये सब चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व आते आते जब ज्योग्राफी के बारे में और लोगों की जानने की इच्छाएं शुरू हुई, तो वहां पे एक पाइथागोरस थे, उन्होंने बताया, पहली बार उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ है ना वो समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, बल्कि वो गोलाकार है। गोलाकार है, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, ऐसा तो है ही नहीं, मतलब हम तो अभी तक जानते थे कि ये समतल है, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर आगे चल के अरस्तु, आर्यभट्ट, है ना, कॉपरनिकस, ऐसे जो विद्वान हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो अर्थ है उसका शेप गोलाकार है। लेकिन हम लोग व्यवहारिक भाषा में जानते हैं कि गोलाकार है। आज जो हम लोग जानते हैं, जो ज्योग्राफी के लैंग्वेज में यूज होता है, वो है जियोड, है ना, जियोड। जियोड जो अर्थ का जो शेप है ना, वो जियोड है, पृथ्वी नुमा है। मतलब पृथ्वी ऐसा नहीं कि वो शुद्ध गोलाकार है, बल्कि वो जियोड आकृति की है, मतलब लघुवक्ष गोलाप है। अब ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, अभी तक आपने सुना होगा कि ये नारंगी के आकार का है, गोलाकार है, लेकिन यहाँ तो आप कुछ और सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जो अर्थ है ना, वो गोलाकार नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि वो जो इक्वेटर है ना, बीच का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है, इसमें काफी चेंजेस हैं। मतलब
लगभग 44 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। जब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ और साउथ पोल के डायमीटर को मिलाते हैं तब जो हमारी डिस्टेंस निकल कर आती है वो 12,712 किलोमीटर लगभग निकल कर आती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 12,712 किलोमीटर लगभग किलोमीटर आती है। लेकिन जब हम इक्वेटोरियल जो डायमीटर है ना उसको देखते हैं तो हमारा जो उसकी डिस्टेंस है वो 12,756 किलोमीटर आती है। तो लगभग 44 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो आता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है उसका शेप जो है वो गोलाकार नहीं है, पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, बल्कि वो जियोड है या फिर लघुभुज गोलाभ है। ये चीजें हमें इसके डिस्टेंस से पता चली हैं। अब बात आती है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे शेप जो है ना वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक फोर्स होता है, मैं आपको बताऊं कि आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और ज्योग्राफी में भी आप धीरे धीरे जानेंगे चीजों को, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। वो है कि जो अर्थ है ना वो बहुत सारे इनविजिबल जो इनविजिबल बहुत सारे वेव्स हैं उनसे घिरा हुआ है ना। तो उसमें जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हुआ या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, ये सब जो अर्थ है ना उसकी शेप को या उसके बहुत सारे डायनेमिक्स को चेंज करते हैं, उसके जो आयाम है उसको बदलते हैं, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला हुआ है। तो जो ये अर्थ का शेप है ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो यहाँ विषुवत रेखा का जो पोर्शन है ना उसमें थोड़ा सा उभार आ गया है। उभार का मतलब आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही माइनर है ना। 44 किलोमीटर इस अर्थ के शेप में कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ। फिलहाल ऐसा है नहीं, ये भी बहुत गलत बन गया है ना। थोड़ा सा ऐसा होगा कि यहाँ पर चपटा होगा यहाँ पर, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ होगा है ना, ऐसा है। तो ये शेप है। तो जब भी आपके एग्जाम में आए लघुवक्ष गोलाभ तब आप लघुवक्ष गोलाभ लगेगा। लेकिन होता क्या है ना कि व्यवहारिक रूप से हम लोग तब भी कह देते हैं पढ़ने के लिए कि इसका जो अर्थ का शेप है वो सर्कल में है, गोलाकार है। तो जब भी मैं कभी आपको लिए यहाँ पे यूज करूं कि हाँ अर्थ जो है ना वो गोलाकार है तो आप उसको लघुवक्ष गोलाभ ही समझिएगा, जियोड ही समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी की आकृति समझ ली। अब पृथ्वी के बारे में और भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी जो है ना वो सौर मंडल का एक ग्रह है, और यहाँ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पृथ्वी वो जीवन है ना, जीवन का अस्तित्व है। ऐसा क्यों है? बहुत सारी ऐसी आवश्यक दशाएं हैं, आदर्श दशाएं हैं जो सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती हैं और किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती। वो कौन सी दशाएं हैं? जैसे कि पानी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल की उपलब्धता है, लगभग 71% जो है जल है पृथ्वी पर, है ना। तो इसकी वजह से जहां पर भी जल होगा वहां पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल है और यहाँ पर जीवन है, इसीलिए बोला जाता है जल है तो कल है। और इसी कारण चूंकि जल यहाँ पे सबसे अधिक है, लगभग 71% पर जो है वो जल है, इस वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब जो अर्थ है ना उसके अलावा अगर हम उसके यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में अगर हम 2-3 फैक्टर्स को और समझे ना तो उसमें देखेंगे कि ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। जैसे कि बुध और शुक्र जो ग्रह है ना वो सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इतनी हॉट कंडीशन में, इतने ज्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन में कोई जीव नहीं रह सकता है। वहीं जो पृथ्वी के बाद के ग्रह हैं ना जैसे मंगल, बृहस्पति, ये जो बाकी के ग्रह हैं ना वो बहुत ठंडे हैं, दूर हैं सूर्य से। तो इस वजह से यहाँ पर जीव नहीं रह सकते इतनी ठंडी कंडीशन में। तो बात आती है कि जो अर्थ है ना उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो 70 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अभी यहाँ से आपको करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में देखना होगा थोड़ा सा कि चूंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है ना वो अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस समिट हुई है
क्योटो प्रोटोकॉल आया है, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना शुरू करिए, है ना। और इस टेम्परेचर को हम लोग चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा ना बढ़े, अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब आपको ये भी जानना होगा कि क्यों बढ़ रहा है, ये सब चीजें आप इन्वायरमेंट की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी के पोर्शंस को देखेंगे। करंट अफेयर में भी आप क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि ये टेम्परेचर अभी तो 70, पहले तो 16 डिग्री था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो ये ऐसा है, बात आती है। तो हम लोगों ने फिर मतलब क्या हुआ, बुध और शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी का नंबर, मतलब सूर्य से दूरी के आधार पर जो धरती है, पृथ्वी है, वो तीसरे स्थान पर है। जबकि आकार के अगर साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो जो अर्थ है वो 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ का इंट्रोडक्शन है। लगभग जो अगर हम एज की बात करें कि अर्थ की जो एज है वो कितनी है, तो अगर हम रेडियो एक्टिव डेटिंग के अकॉर्डिंग देखें और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं उनके आधार पर देखें, तो लगभग जो अर्थ की उम्र है, मतलब पृथ्वी की जो उम्र है, वो लगभग 4.54 बिलियन ईयर अगो है ना। और अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब पृथ्वी कैसे बना, तो है ना, बिग बैंग थ्योरीज वगैरह, इन सब चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये अभी अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर होते हैं, तो ज्योग्राफी आप वहीं छोड़ देंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग उसको स्किप करते हैं, जब हम लोग यूपी पीसीएस वगैरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें ही उलझ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और ज्योग्राफी छोड़ देंगे, है ना। बहुत थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ज्योग्राफी की, तब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे। आप इसके अलावा जानते भी हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, है ना। और एक बात और आपको बताऊं कि जो अर्थ है ना, 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हैं। एक तो सन, मून एंड अर्थ, ये 3 जो है ना, वो आपस में एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं बहुत सारे फैक्टर्स में ज्योग्राफी पढ़ते समय, क्योंकि इन सब के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे, जैसे कि ज्वार भाटा की क्रियाएं होती हैं, हम लोग इनके साथ में देखते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की कंडीशंस भी देखते हैं। तो आप लोग इसको भी थोड़ा बहुत जानिएगा, है ना। मैं आपको बताऊं कि जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, ऐसे मूव करेगा, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे, आज ही का टॉपिक है हम लोगों का, जिसमें पृथ्वी की गतियां कितने तरह की होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अर्थ का है, अर्थ का जो एक उपग्रह है ना, सैटेलाइट है, वो मून है, वो अर्थ का चक्कर लगाता है, और अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। और इन सब कंडीशंस में ही बीच में सूर्य को पृथ्वी का आना तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य ग्रहण भी लगता है जब मून बीच में आ जाता है इन दोनों के। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या मतलब था यहाँ पर, अर्थ के बारे में जानना कि अर्थ जो है वो कब बना, इसके अलावा इसकी आकृति क्या है, तो जियोड है, याद रखिएगा, इसे नीला ग्रह कहते हैं, है ना। तो एक बात और भी, हमें कैसे पता चला कि ये जो है जियोड है, कैसे पता चलता है, एक तो ये साक्षी गोलाकार है, ये कैसे पता चलता है ना। पता कैसे चलता है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, आज के टाइम पर बहुत सारे अंतरिक्ष यान जाते हैं, ऊपर से देखते हैं कि अर्थ को अगर जब वो देखते हैं ना, तो नीला दिखता है ना, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर पानी ज्यादा होने की वजह से ये नीला दिखता है, इस वजह से इसे नीला ग्रह बोलते हैं। इसके अलावा ऊपर से देखने पे ये गोलाकार लगता है, तब भी हमें पता चलता है कि हाँ ये गोलाकार है। इसके अलावा और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो यूपीएससी अलग अलग स्टेटमेंट्स में पूछ सकती है, मेरा सिर्फ बताने का यहाँ पे यही उद्देश्य है कि वैसे तो पता है कि हाँ ये गोलाकार है, लेकिन हम लोग प्रूफ देंगे कैसे। अगर समतल होता है ना, पृथ्वी अगर समतल होती, तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और ये अर्थ है, तो सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो सब जगहों पर एक साथ पड़ता, तो सब जगह एक साथ दिन हो जाते, और जब भी ये पीछे होता तो फिर रात हो जाता, ठीक है। तो रात और दिन एक साथ होते, ऐसा ना होता, मतलब कि सूर्यास्त और सूर्योदय जो है हर जगह पर एक ही जैसा होता, एक ही टाइम जोन होता, ऐसा नहीं है।
हम ये सुने होंगे कि इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है, ऐसा सुना होगा। तो इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी गोल है एक जगह पे, जो मतलब जो सूर्य के सामने का हिस्सा होगा धरती का वो वहां पे दिन होगा, जो उसके अपोजिट में होगा वहां रात होगी, है ना। हम लोग अभी रोटेशन में पढ़ेंगे ये सब। इसके अलावा हम ये भी कहीं ना कहीं अब तक तो जान चुके हैं कि पृथ्वी सौर मंडल के जो और भी ग्रह है ना उनका भी आकार गोलाकार है, तो इससे भी पता चलता है। ये 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यही है गोलाकार का, कि हमें अंतरिक्ष से दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत इलॉजिकल सा लगता है ना, इस वजह से हम इस पर टिक नहीं करते यूपीएससी में, और यूपीएससी वहीं खेल जाता है, बोलता है कि आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान नहीं था। चलिए फिर आगे हम लोग अपनी पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी में 3 तरह की गतियां होती हैं, है ना। पृथ्वी में 3 तरह की गतियां होती हैं। पहले तो घूर्णन, है ना, घूर्णन। घूर्णन, दूसरा परिक्रमण, परिक्रमण, और तीसरा प्रीसेशन, प्रीसेशन। आप लोगों ने सुना होगा घूर्णन के बारे में, परिक्रमण के बारे में, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि प्रीसेशन के बारे में नहीं सुना होगा, और यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ था, क्योंकि पढ़ते टाइम पे प्रीसेशन को छोड़ देते हैं। घूर्णन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आगे। है ना, घूर्णन या रोटेशन, रोटेशन। घूर्णन क्या है? घूर्णन जो है ना वो पृथ्वी की अक्षीय गति होती है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप ज्योग्राफी की तैयारी करें तो हमेशा हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, और उसको उसी लैंग्वेज में यूज करिएगा, लिखिएगा जब भी आंसर लिखिएगा। जैसे कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और अगर आप किसी भी व्यक्ति का रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि इब्न बतूता एक इतिहासकार था, उसने अपनी किताब में ये लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? इतिहासकार वर्ड यूज करना है। लेकिन जब भी आप ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी लिखेंगे और किसी को कोड करना हो तो आप विशेषज्ञ यूज करिएगा, है ना, विशेषज्ञ यूज करिएगा। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि अक्ष के बारे में, अक्ष जो है ना वो हम सिंपल लैंग्वेज में भी कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन हम जब भी ज्योग्राफी के बारे में आंसर राइटिंग करेंगे, ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग करेंगे, तो हम जो है हमेशा अक्ष का यूज करेंगे। ये ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन्हीं का यूज करेंगे। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के टर्म्स यूज करते हैं, और जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ। इससे एग्जामिनर ये जानता है, मतलब वो समझता है कि आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझे हैं और उसके टर्म्स को जानते हैं, सिर्फ ऊपरी तरह से नहीं जानते हैं, है ना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा। तो घूर्णन क्या है? घूर्णन जो है वो पृथ्वी की अक्षीय गति है ना, अक्षीय गति। मतलब क्या हुआ? अर्थ जो है ना वो अपनी ही जगह पे घूमती है, और इसे घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? घूर्णन, रोटेशन कहते हैं। इसे परिभ्रमण भी बोला जाता है। हिंदी में हमेशा वर्ड्स कई रहे हैं, इंग्लिश में हमेशा रोटेशन रहेगा। परिभ्रमण, परिभ्रमण रहा है। तो पृथ्वी की अक्षीय गति को रोटेशन बोला जाता है, और इसे ही दैनिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसको घूर्णन बोलते हैं, उसकी अक्षीय गति को घूर्णन बोलते हैं। और यहाँ पर अक्ष का क्या मतलब है? अक्ष का मतलब है अपनी ही जगह पर घूमना। अपनी ही जगह पर घूमना, ठीक है, ये है अक्ष। ठीक है। अब एक इसके अलावा अपनी ही जगह का मतलब क्या हुआ कि जब भी ये अर्थ है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका जो डायमीटर होता है, इस डायमीटर के साथ साथ जब अक्ष वो धरती घूमती है
तो इसको ही अक्ष बोलते हैं, है ना, एक्सेस बोलते हैं, अपने एक्सेस पर घूमना, यह है घूर्णन। अब हमें कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानना होगा कि जैसे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है ना। तो डायरेक्शन जो है वो पश्चिम से पूर्व होती है, पश्चिम से पूर्व, ये डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी गति क्या होती है, मतलब जो अर्थ है ना, अगर घूम रहा है सूर्य जो अपनी ही जगह पर, ये सन रहा और ये अर्थ है, अगर ये अपनी ही जगह पे घूम रही है, अपनी जगह पे ही रोटेट कर रही है, ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए अर्थ है तो ये अपनी ही जगह पे ऐसे रोटेट करेगा, तो इस रोटेशन को घूर्णन बोलते हैं। तो ये कितनी स्पीड से ये घूम रहा है ना, तो जहां पे सबसे ज्यादा रेडियस होगी, है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा गति भी होगी, स्पीड भी होगी, है ना। एक बात और हम समझ लें पहले कि जो अर्थ है ना उसकी रेडियस कितनी है ना। अभी तक हम लोग जानते आए हैं कि 6400 किलोमीटर, बट ये राउंड फिगर है, हम लोग कैलकुलेशन कम करने के लिए मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में 6400 किलोमीटर ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली जो है ना वो यूपीएससी पूछता है। 6371 किलोमीटर ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है, ठीक। तो जो अर्थ की रोटेशन है, मतलब घूर्णन है, वो कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड जो है इक्वेटर पर कुछ और होगी, पोल्स पे कुछ और होगी, और जो बाकी अक्षांश है ना उन पे कुछ और होगी। तो यहाँ पर यूपीएससी ने एक बार प्रश्न किया था कि मान लीजिए विषुवत रेखा पर अगर जो अर्थ है उसकी रोटेशन की स्पीड 1690 किलोमीटर है, तो वो कौन सा अक्षांश होगा जहां पर पृथ्वी की गति आधी हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये अर्थ है, ये रहा इक्वेटर जो बीचों बीच से गुजर रहा है। हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ते समय इन सब रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं 0 डिग्री, है ना, आप विषुवत रेखा को, इक्वेटर को 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। जो नॉर्थ में जाएंगे, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, जब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको कितना 23.5 डिग्री, और इसको भी यहाँ पे लेकिन आगे नॉर्थ लगा देंगे। यहाँ पे आगे नॉर्थ लिखेंगे। जब भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की जाएगी तो ये भी 23.5 डिग्री साउथ ही होगा, साउथ होगा, है ना। डिग्री सेम होगा लेकिन नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस होगा। तो अब जब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए तो नॉर्थ और साउथ दोनों देखिएगा। फिर आता है यहाँ पे 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, अच्छा आपको एक बात और, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन पड़ता है नॉर्थ में, और इसके अपोजिट में अंटार्कटिका पड़ता है ना, अंटार्कटिका पड़ता है। तो आर्कटिक का एंटी जो होगा वो अंटार्कटिका होगा। तो इसीलिए इसे आर्कटिक सर्कल बोलेंगे और इसे अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे, है ना। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है, बट रेफरेंस के लिए हमें लेना पड़ता है। तो इसे अंटार्कटिक सर्किल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री इक्वेटर पर जो है वो अर्थ की मूवमेंट सबसे फास्ट होती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 1690 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, 1690 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर। और जब हम, चूंकि कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर इसके बीच में ये है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री पर ये आधा हो जाएगा,
लेकिन अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अर्थ का शेप है वो थोड़ा सा चेंज है ना, वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो 60 डिग्री अक्षांश पर, है ना, 60 डिग्री अक्षांश पर 845 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 845 किलोमीटर प्रति घंटा किस डिग्री पर? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री अक्षांश पर इसकी स्पीड आधी हो जाती है और पोल्स पर 0 होती है, क्योंकि पोल जो है ना एक बिंदु है और उस बिंदु की कोई रेडियस नहीं होने की वजह से उसकी कोई स्पीड नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगी? जहां पर रेडियस सबसे ज्यादा होगी, और जहां पर रेडियस ही नहीं होगा, रेडियस का मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है ना उसकी कोई, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो तो अपनी ही जगह पे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा। अब इसका प्रभाव क्या होता है घूर्णन का? घूर्णन का प्रभाव क्या होता है? घूर्णन का जो प्रभाव है उसकी वजह से ही दिन एवं रात होता है। दिन एवं रात की जो प्रक्रिया है ना वो घूर्णन के कारण ही होती है। जैसे कि हम लोग थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये रहा सन, तो चूंकि अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा अपने जगह पर भी अर्थ ऐसे मूव करता है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन, अपनी ही जगह पर घूमने को। तो क्या है ना कि अर्थ जो है वो अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा है, तो जो फ्रंट जो है वो सूर्य के सामने होगा, वहां पे दिन होगा, और जो उसके अपोजिट में होगा वहां सूर्य की किरण पहुंचेगी नहीं, इस वजह से वहां पर रात होगी। फिर जब अब ये धरती ऐसे घूम रही है, तो जैसे घूम रही है तो ये जो पीछे का हिस्सा था वो अब आगे आ जाएगा और यहाँ पर दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगा। तो हमने पढ़ा भी था कि इसकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व है, तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट में होगा सबसे पहले। इसीलिए जापान को बोला जाता है कि ये सूर्योदय का देश है, सबसे पहले सूर्य वही उगता है। और जब भी दिन बदलता है, टाइम जोन स्टार्ट होता है, तो जापान से ही होता है, क्योंकि वो सबसे ईस्ट में है और टाइम जोन जो है वो लेकर जाता है जापान को ईस्ट में, है ना। तो अक्षांश और देशांतर पढ़ते समय हम टाइम जोन को पढ़ेंगे और वहां पर हम जानेंगे कि हाँ जापान का ऐसा क्यों, वो ईस्ट में क्यों है ऐसे। ठीक है, दिन एवं रात। अभी दिन एवं रात को आप अच्छे से हो सकता है समझ गए हो। 24 घंटे का टाइम लगता है, इसका टाइम कितना है? समय। एक पृथ्वी को अपनी ही जगह पर घूमने में कितना टाइम लगता है? तो 24 घंटे का। 24 घंटे का, इसे ही दैनिक गति बोलते हैं। दैनिक गति बोलते हैं घूर्णन को। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज कर लें घूर्णन को। रोटेशन, है ना, यहाँ पे आएंगे हम लोग। ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये रहा अर्थ का एक्सेस, और अर्थ के एक्सेस पर अपनी ही जगह पर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ना। और मान लीजिए यहाँ पर सन है ना, और पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है एक तरीके से, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी अगर घूम रही है, तो क्या होगा? जो फ्रंट पर होगा वहां पर दिन हो जाएगा, मतलब सन के पास में जो सामने होगा वहां पर दिन होगा, जबकि इसके अपोजिट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर रात होगी।
फिर उसके बाद जब ये अर्थ ऐसे घूमती हुई इधर की तरफ जाएगी तो ये वाला हिस्सा जब फ्रंट पे आएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा और फिर उसके अपोजिट में रात। तो मतलब हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्योंकि ये गोलाकार है तो दिन आता है और रात जाती है, इस तरीके से होता है, तो पता नहीं चलता कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। हालांकि ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ भी चेंज होता रहता है, दिन की अवधि और रात की अवधि। गुणन में अभी इतना ही हम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन के ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे तो ये देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो अर्थ की गति है उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहेंगे, और उसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जो अर्थ है ना वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो उसका टाइम क्या है, 365 सही बटे एक, 365 सही 1/4। मतलब क्या हुआ, यहीं पर लिखते हैं 365 सही 1/4। तो ये जो 1/4 हिस्सा है ना उसको हम लोग जोड़ते नहीं है, है ना। जोड़ने का मतलब हुआ कि हर 4 साल बाद जो है उस एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो हर चौथे साल लीप ईयर आता है ना, हर चौथे साल लीप ईयर आएगा और उस लीप ईयर में एक दिन जोड़ दिया जाएगा। मतलब एक दिन का मतलब यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स। इस 6 घंटे को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, और 4 साल बाद जब ये 24 घंटा हो जाएगा 6 घंटा मिला के, तो हम लोग एक दिन जोड़ देते हैं, तभी 29 दिन का 29 फरवरी होती है, 29 दिन की फरवरी होती है। तो उस साल जो है 366 दिन का दिन होगा माना जाता है। ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, ये अर्थ को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, है ना, अर्थ को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर तो रोटेशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे थे, सॉरी रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन जो है ना वो सन के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, उसका पथ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है। ये यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है कुछ समय तक, तो याद रखिएगा। इसके अलावा रिवॉल्यूशन का ही मुख्य कारण है कि ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो है ना वो इसी के कारण होता है। चलिए कोई भी एक इमेज हम लोग देख लेते हैं, उसमें हमें समझ में आएगा कि जो सन है बीच में ऐसे देखिए, और इसके चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। और चूंकि एक बात और मैं बताऊं आपको कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पर सीधा नहीं है ना, अपने एक्सिस पर सीधी नहीं है, बल्कि हल्का सा टेल्ट है, थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है। और इस झुकी हुई होने के कारण कितना झुका है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है। कैसे, मान लीजिए ये रहा अर्थ का एक्सेस, और अर्थ जो है यहाँ पर ये ऐसे है थोड़ा सा, है ना। ये अर्थ मान लीजिए अगर इसको, तो ये थोड़ा सा अपने अक्ष के साथ, अपने एक्सेस के साथ लगभग कितना 23.5 डिग्री टेल्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पोल पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना। ये जो सुना है वो इसी के कारण है, टेल्ट होने की वजह से ही है ऐसा। होता क्या है कि जब इस यहां पर समझते हैं हम लोग अच्छा आसानी से, थोड़ा सा ये नहीं सही इमेज है। अगर हम लोग
तो ये एक और इमेज देख लेते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं इसको। देखिए क्या है ना कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पर थोड़ा सा टिल्ट है। तो ऐसे समझिएगा कि ये सन है और ये अर्थ है, ऐसे झुकी हुई है, तो ऐसे ही अर्थ मूव करती है। विजुलाइज करिएगा, अगर इसको ऐसे नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसको देखिए, ऐसे ही हल्की सी मुड़ी हुई है ये पेन है, और ऐसे ही थोड़ा 23 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर घूमी हुई है, तो ऐसे ही मूव करती है। ऐसा नहीं है कि ये जब सन के पास आती है तो ऐसे हो जाती है, बल्कि ये ऐसे है तो ऐसे ही घूमती रहेगी। ठीक है। अब जब ये सूर्य के सामने ये फेस होगा, तब इक्वेटर पर, मतलब ये वाला फेस जो है ना, यहाँ पर इक्वेटर पर सीधी किरणें होगी, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन सन की ओर नहीं है। जब ऐसे ही ये मूव करके इस तरफ आएगा, तो ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये अर्थ की ओर हो जाएगा, वो सॉरी सन की ओर हो जाएगा, और यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब ऐसे इधर मूव करेगा तो हाँ, तो फिर से इक्वेटर पर जो किरणें हैं सूर्य की वो सीधी पड़ेंगी। फिर जब इधर मुड़कर आएगा तो ये जो इधर वाला हिस्सा था, मतलब ये नीचे का हिस्सा जो था वो सूर्य से दूर हो गया, और जो ऊपर का हिस्सा था वो सूर्य के नजदीक हो गया। तो सूर्य की किरणें उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर ज्यादा पड़ेंगी, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ठीक है। और नीचे की ओर अंधेरा रहेगा, मतलब यहाँ पर शीत ऋतु होगी, और लगभग 6 महीने तक यहाँ पर रात होगी। ऊपर की ओर जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पर दिन होगा। लेकिन अर्थ अपनी जगह पे रोटेट भी कर रही है, तो दिन एवं रात की प्रक्रियाएं भी होंगी, उसके साथ साथ में वो चल रहा होगा, ऐसे ही मूव करता रहेगा। अब आइए हम और विजुलाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सन है, ये सन है, और शुरू करते हैं यहां से, कहां से, मान लीजिए मार्च से। ठीक है। मार्च में क्या है, मार्च से क्या, हम लोग जून से शुरू करते हैं। जून में देखेंगे तो ये वो डेट है जहां पे दिन सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा होता है ना। देखिए क्या है कि सूर्य, यहाँ पर एक्सिस को देखिए, है ना, हर जगह एक्सिस को फॉलो करिए। देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ वाला एक्सिस जो है, नॉर्थ पोल जो है, साउथ पोल, यहाँ पर सूर्य से सीधे नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वो ना तो सूर्य के नजदीक है ना तो दूर है ना, बराबर है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो बीच वाले, मतलब इक्वेटर पर सीधी किरणें पड़ेंगी। तो यहां पर 21 मार्च को ऐसा होता है। ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ को इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। जो सूर्य है उसकी सीधी किरणें, मतलब ये नॉर्थ पोल, अब देखिए तो सूर्य के पास में है। सूर्य के पास में होने की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पड़ेंगी, है ना। उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखिए नॉर्थ साइड में सन इसके पास में हो गया, तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। यहाँ देखिए साउथ, मतलब साउथ पोल पर देखेंगे तो सूर्य दूर हो गया इससे, इस वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें अब यहाँ पर पहुंच नहीं पाएंगी। आइए और आगे एक बार समझते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब दोनों देखिए सूर्य के पास नहीं है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्थ वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य की किरणें जो हैं वो फिर से इक्वेटर पर सीधी पड़ेंगी, और ना तो नॉर्थ और ना ही साउथ में दिन वो, मतलब बैलेंस होगा, नॉर्थ और साउथ में दोनों में टेम्परेचर बैलेंस होगा। फिर अगर देखेंगे यहां से, है ना, थोड़ा सा ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। ये क्या है ना कि अब ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि सूर्य की किरण कहाँ पहुंच रही है, किधर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है। सब पे एक बार देख लेते हैं। ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर भी साउदर्न, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, और ये इक्वेटर। ठीक है। तो मैं अब आपको आसानी से समझा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी इक्वेटर पर 21 मार्च को, और नॉर्थ और साउथ में मतलब टेम्परेचर बैलेंस होगा, ना बहुत गर्मी होगी ना ठंडी होगी। 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ जाता है, सूर्य पहुंच जाता है। थोड़ा सा एक और फैक्टर है, मैं उसको समझा देता हूं आपको। ये रहा अर्थ, ये रहा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये है 23.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस कह रहा हूँ, डिग्री है। ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है। तो जो मैंने बताया, चूंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, इस वजह से जो सूर्य का मूवमेंट है ना, सूर्य का नहीं मतलब अर्थ का ही मूवमेंट है, तो जो सन है वो एक बार 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर मूव करेगा, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ की ओर मूव करेगा। तो नॉर्थ जो सन है वो इतना ही मूव करता है, इतना ही मूव करेगा। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कभी भी पोल्स पर नहीं पड़ती, इसीलिए पोल्स हमेशा ठंडे रहते हैं, है ना, वहां ग्लेशियर्स होते हैं। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पर वर्ष भर बैलेंस तरीके से पड़ती हैं, हमेशा पड़ेगा। अब आप देखिए, ये रहा सन ना, ये रहा अर्थ। अब देखिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा साथ में। हम यहाँ पे ऋतु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे परिवर्तित होता है ना। ये रहा इक्वेटर, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चूंकि अर्थ मूव कर रहा है तो वैसे ही ले लेंगे हम लोग। नॉर्थ और साउथ। अब जो है ना, अर्थ जैसे ही 21 मार्च को नॉर्थ में पहुंचेगा, मतलब क्या हुआ कि अर्थ जब सन जो है वो जब नॉर्थ की ओर मूव करेगा 23.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। ये यहाँ पर सन आ गया और इसकी सीधी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। ध्रुवों पर कभी भी इसकी सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, इस वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडक रहती है। अब देखिए, यहाँ से सूर्य की किरणें नाउ साउदर्न हेमिस्फीयर पे अगर देखेंगे तो वो सीधी नहीं पड़ रही, इस वजह से भी यहाँ पर ठंडक होगी, कोल्ड होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये इस इमेज को। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे एक अगली इमेज में, तो ये जो सन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर धीरे धीरे मूव करेगा और फिर यहाँ पहुंचेगा 23.5 डिग्री सेल्सियस पर, हाफ डिग्री पर, है ना। तो यहाँ पर जब पड़ेगा तो इसकी सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे पड़ेंगी, और फिर से ये नॉर्थ में जो सूर्य की किरणें हैं वो कम पहुंचेंगी, इस वजह से उत्तर में, नॉर्थ में जो है वो ठंडक आ जाएगी और साउथ में गर्मी आ जाएगी, मतलब ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी सिंपल लैंग्वेज में। तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा, अब मैं आपको समझा सकता हूं। यहाँ पे उस इमेज को देखिए, अब देखिएगा 21 मार्च हमारे यहाँ, अपने आप विजुलाइज करिएगा कि नॉर्थ में बहुत टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना बहुत गर्मी होती है ना ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें ना तो मतलब कि हमारे यहाँ से मूव करके अब इक्वेटर पर सीधी पड़ रही हैं, है ना, इक्वेटर पर सीधी पड़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत नॉर्मल हो जाता है। सूर्य यहाँ पर है और जो ये है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेंगी। कैप्रिकॉन पर भी, मतलब मकर रेखा पर भी इधर ही होगा। आप लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उसका मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े भी होंगे हिंदी में कि सूर्य जो है वो अब दक्षिणायन हो रहा है, मकर क्रांति, मकर संक्रांति, मतलब जो है वो मकर रेखा की ओर मूव कर रहा है सन, है ना। तो इसीलिए मकर 14 जनवरी के बाद वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाने लगता है, तो इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये रहा। अब इस इमेज में देखिए, तो 21 जून को ये जो सन था वो नॉर्थ की ओर आ गया, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सबसे सीधी पड़ती हैं। फिर
धीरे धीरे ये साउथ की ओर सन मूव करेगा। आइए यहाँ पर देखेंगे तो जब ये मूव कर रहा होगा तो इक्वेटर से गुजरेगा, तो इक्वेटर पर फिर से सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। और वो डेट कौन सी होगी? 23 सितंबर 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन एवं रात की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे 22 दिसंबर को इक्वेटर ये रहा और यहाँ पर सन आ जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, यहाँ पर इस वाले एरिया पे, और हमारे यहाँ ठंडक होती है। तो ऋतु परिवर्तन, मौसम में बदलाव जो है वो अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण ही होती है। ठीक है, इसको ब्रीफ में और अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। आप कल क्लास होने से पहले आपके वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा उसका नोट्स, तो इसको और अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं और हम लोग इसको रिवीजन भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं पर आएगा, बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसका रेफरेंस लेते रहेंगे, तो वहां पर भी समझेंगे इसको। ठीक है, अब आती बात है प्रीसेशन की। प्रीसेशन क्या होता है? तो प्रीसेशन जो है वो अर्थ जो है वो ये रहा अर्थ का एक्सिस और अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो ये जो झुकाव है ना उसमें चेंजेस होते हैं कभी न कभी, और मतलब कभी न कभी मतलब कुछ हजार सालों का, लगभग 11 से 26 हजार सालों का अंतर होता है, बहुत जल्दी नहीं होता। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं हैं कि इतने साल बाद जो है इसमें चेंजेस आते हैं, तो जल्दी नहीं पढ़ा जाता। फिर भी अभी तो नहीं होने हैं, या हो रहा होगा तो पता नहीं चलेगा, तो जब हो जाएगा तब फिर से हम पढ़ेंगे, तब हम उसको करंट अफेयर के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम प्रीसेशन को इतना समझते हैं कि प्रीसेशन जो है वो अर्थ के जो टिल्ट है ना, टिल्ट होने की कंडीशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये चूंकि लट्टू की तरीके से होता है, जो पृथ्वी है ना वो अपने जैसे लट्टू देखा होगा आपने, लट्टू जानते होंगे, लट्टू। ये देखिए, प्रीसेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए लट्टू है ना वो ऐसे ही तो मूव करता है ना अपने एक्सेस पर, और जो एक्सेस है ना वो उसका चेंज होता रहता है, जैसे ही उसकी स्पीड में कुछ चेंज होता है ना वो अपना एक्सेस से उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, टिल्ट होने की कंडीशन चेंज हो जाती है। इसमें बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सेस पे अपने घूम रहा है, ये रहा, है ना, ये देखिए ये लट्टू है और ये जो एक्सेस है ना वो स्पीड के साथ चेंज हो जाता है, तो इसको ही प्रेसेशन बोला जाता है। जब भी यूपीएससी पूछेगा ना, ये देखिए यहाँ पे डिग्री बना हुआ है और इस डिग्री में भी थोड़ा सा बहुत चेंजेस जो होते हैं उसको प्रीसेशन बोलते हैं। तो यूपीएससी सिर्फ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पूछेगा कि प्रीसेशन क्या होता है, तो उसमें कोणीय बदलाव जो पृथ्वी के होता है उसके टिल्ट में, झुकाव में जो कोणीय बदलाव होता है उसे प्रीसेशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है, इसको समझ सकते हैं। बहुत टाइम लगता है, कोई 2-3 सालों में नहीं होता, बल्कि ये 15,000 साल, 26,000 साल, 11,000 साल ऐसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ने से पहले, अपनी दूसरी क्लास करने से पहले इन सब चीज़ों को रिवाइज फिर से करेंगे और समझेंगे। अगर कहीं कोई कुछ छूट गया है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि हाँ ये कम समझ में आया है, तो उसको हम लोग फिर से अपनी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं।